हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9 हिंदी का सैम्पल पेपर। सो ये सेशन एंडिंग का सैम्पल पेपर है 80 मार्क्स का, जैसे कि हमने आपको बताया है। सो आपका टाइम यहाँ पे 3 आवर्स है ना। इसमें 2 खंड खंड और ब खंड में कुल 10 वस्तु प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें आपको वर्ड लिमिट्स भी दिए गए हैं ना। आंतरिक विकल्प है, सात वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देशों का पालन करते प्रश्नों के उत्तर दीजिए now. So this will be same as now. We will move on to the next खंड अ। खंड अ का हम के फर्स्ट आप वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज आवर पैराग्राफ। नाउ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आत्मज्ञान के लिए साधना करते हैं, जो आत्मा परमात्मा का अंतर समझ जाते हैं, जो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हैं। और जो किसी भी कार्य के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं। इसका आंसर हमारे ग होगा, जो किसी भी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकते। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे अब हम लोग। किसी भी समाज और राष्ट्र की सफलता की पहली सीढ़ी जो लोगों का देशभक्त हो, देश के पास अपार धन हो, देश के नागरिक स्वावलंबी और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा ख होगा, ग होगा, देश के नागरिक स्वावलंबी। शिशु को आनंद कब प्राप्त हो जाए? जब अपनी माँ पर आश्रित हो जाए, उसकी माँ से प्यार करती है, जब अपना कार्य स्वयं करने लगता है, जब उसने दोस्तों के साथ समय बिताता है। इसका आंसर ग होगा, जब वो अपना कार्य स्वयं करने लगता है। पेड़ पौधे किस प्रकार हमें स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं? हमारे लिए फल देकर, चारों ओर हरियाली फैलाकर, अपना भोजन स्वयं बनाकर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ग होगा, यानी अपना भोजन स्वयं बनाकर। आत्मनिर्भरता शब्द का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। आत्मा पर निर्भर अधिकरण तत्पुरुष समास, आत्मिक के समान निर्भर कर्मधारय समास, आत्मा और निर्भरता द्वंद्व समास, आत्मिक का निर्भरता संबंध तत्पुरुष समास। इसका आंसर हमारा होगा क, यानी आत्मा पर निर्भर अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम गद्यांश 2 देखेंगे। इसे आप वीडियो पॉज करके आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ये और क्या ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले के ही। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। नाउ हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वनों ने आदि मानव की किस प्रकार मदद की? खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर, आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर, खाद्य और आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराकर, या इनमें से कोई नहीं। वन प्रकृति की इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ग, यानी खाद्य और आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराकर। वन प्रकृति की संपदा है क्योंकि वनों के कारण जीव जंतुओं को आवास मिलता है, जीव जंतुओं को भोजन मिलता है, मानव जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर फर्स्ट होगा, वनों के कारण जीव जंतुओं को आवास मिलता है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ देख लेते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं वनों से प्राप्त नहीं होती हैं? औषधियाँ, कागज बनाने के लिए लकड़ी, मकान बनाने के लिए लकड़ी। इसका हमारा आंसर प्लास्टिक हो जाएगा, क्योंकि वही हमें वन से प्राप्त नहीं होती। पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? फर्स्ट, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर, घनी छाया प्रदान कर, जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान कर, या उपयुक्त सभी समान उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब हमारा ग्रामर से रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पे हमें उपसर्ग नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आता है। और यहाँ पे औषधियाँ का पूछा गया है। यहाँ पे ग हो जाएगा आंसर, यानी औषधि। औषधियाँ यानी मेडिसिन्स, और औषधि यानी मेडिसिन। यहाँ पे यहाँ लगा कि उसे प्लूरल बना दिया गया है। अब नेक्स्ट ऑन देख लेते हैं। यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। किस स्वप्न को कवि नहीं टूटने देना चाहते? संसार की संपन्नता का स्वप्न, विश्व शांति का स्वप्न, युद्ध रहित संसार का स्वप्न, या पारस्परिक श्रेष्ठता का स्वप्न। यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा युद्ध रहित संसार का स्वप्न। इसको कभी नहीं टूटने देना चाहते हैं। खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी का तात्पर्य है? क्या है खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी का तात्पर्य? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। युद्ध के कारण फसल नहीं नष्ट नहीं होगी, युद्ध अपार जनसंहार का कारण नहीं बनेंगे, खेतों में व्यक्तियों की शव नहीं दिखाई देंगी, और खेती करने वाले मौत का शिकार नहीं होंगे। इसका आंसर हमारा क हो जाएगा, युद्ध के कारण फसल नष्ट नहीं होगी। कवि ने कफन बेचने वाले उन देशों को कहा है जो युद्ध के रूप में शक्ति प्रदर्शन करते हैं, घातक अस्त्र शस्त्रों के सौदागर हैं, शक्ति के आधार पर नरसंहार करते हैं, शांति और व्यवस्था का में विश्वास रखते हैं। ये कफन बेचने वाले किन देशों को कहा है कवि ने? इसका आंसर हमारा शक्ति के आधार पर नरसंहार करते हैं।
कवि ऐसे युद्ध को सार्थक समझते हैं जो राक्षसी शक्तियों को संहारक हो, भूख और रोग का विनाशक हो और शांति के समर्थक का सहयोगी और विश्व के कल्याण का साधक हो। इसका आंसर हमारा ख हो जाएगा, यानी भूख और रोग का विनाशक हो। उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे हमें चुनना है। सो हम इसको, आप शुरुआत की कविता की 2-3 लाइन्स पढ़ेंगे, सो आप ये वाली लाइन लिखेंगे, हम जंग ना होने देंगे। सो ये उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ना। अब हम पद्यांश 2 देख लेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप चाहें तो पोएम को रीड आउट कर सकते हैं। सो अब हम देख लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। मनुष्य को सुख प्राप्त होता है भाग्य के बल से, भुजाओं के बल से, विद्या के बल से, धन के बल से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भुजाओं के बल से। कैसे लोग भाग्यवादी होते हैं? प्राय परिश्रमी, निरुद्यमी और आलसी। तो निरुद्यमी लोग भाग्यवादी होते हैं। सो मनुष्य प्रकृति को हरा सकता है उद्यम और परिश्रम से, आतंक और भय से, उग्रता और शोषण से, या भाग्य और पौरुष से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उद्यम और परिश्रम से। भाग्यवती रूप हथियार से शोषक लोगों को भ्रमित कर दूसरों का हिस्सा दबाकर रखते हैं, क्रांति नहीं होने देते, अत्याचार करते हैं, दूसरों का हिस्सा दबाकर रखते हैं। काव्यांश का मूल संदेश है, जो हमने काव्यांश पढ़ी है उसका मूल संदेश क्या है? सो काव्यांश का मूल संदेश हमारा हो जाएगा भाग्यवादी को डराना, उद्यम और परिश्रम का महत्व बताना, वसुधा के रत्नों के बारे में बताना और वीरों के लक्षण बताना। सो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उद्यम और परिश्रम का महत्व बताना। सो अब हम देख लेते हैं व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पे किन्हीं 5 भागों में से किन्हीं 4 के ही हमें उत्तर देने हैं। सो हमारे अत्यधिक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग मैंने आपको पहले ही बताया है और अभी भी एक बार रिपीट हो जाए सो दैट कि आपको लर्न हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आता है। आप इसको ऐसे उप और प्रत्यय से आप इंडिकेट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग पूछा गया है, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग बताइए। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अति, यानी अत्यधिक, यानी अति हमारा आंसर हो जाएगा। अत्यधिक शब्द का उपसर्ग कौन से शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विजय, विनाश, विदेश, अवशेष। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो अवशेष में वी उपसर्ग नहीं है। सो बेपरवाह शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। बेपरवाह शब्द से मूल उपसर्ग और उपसर्ग अलग करेंगे तो हमारा पर बे प्लस परवाह आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया है वो लिखा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सो लिख प्लस आई, लिख आई, तो हमारे यहाँ पे आई हो जाएगा ना। उक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है मुमेरा, सुनवाई, भावुक या बचत। सो भावुक हमारा उक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, इनमें किसी 4 के हमें आंसर करने, हमें वाक्य के प्रकार बताने यहाँ पर। तो देख लेते हैं। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, ये विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधक। ध्यान से देखा जाता है यहाँ पे नो नहीं है, जो कि नो, नॉट, नेवर, ये सब मतलब एक टाइप के सेंटेंस हो गए। जैसे आप नो, नॉट नहीं, सब नेगेटिव सेंटेंस तो हो गए। तो हिंदी में नहीं, तो नेगेटिव टाइप का सवाल है। तो यहाँ पे हमारा निषेधवाचक हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी ऊंची हमारा था ये। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। इससे सभी को खुश रखे। देखिए तो ये हम लोग किसी के लिए हम कामना कर रहे हैं, यानी इच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। मैं कल मुंबई गया था। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टाइप है, तो हमारा विधानवाचक हो जाएगा ना। शोर मत करो, यहाँ से देखा ये ऑर्डर टाइप सेंटेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। सो निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यश प्राप्त समस्त पद का समास विग्रह, विग्रह होगा। यश में प्राप्त, यश को प्राप्त, यश पर प्राप्त। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं हम ऑप्शंस। यश में प्राप्त, यश को प्राप्त, यश पर प्राप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ख, यानी यश को प्राप्त। ना तिरंगा समस्त पद में समास होगा। कर्मधारय, अधिकरण, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? सो अव्यय, सो अव्यय भाव समास। यथा नियम के समास के नाम बताओ। सो यथा नियम पे हम बोल सकते हैं कर्मधारय, अव्यय भाव, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यानी अव्यय भाव समास। पथभ्रष्ट का में समास का नाम बताओ। तो पथभ्रष्ट जो समास है उसमें हमारे समास का नाम बतानी है। सो
सो यहाँ पे हम तदंबर तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। सो फिफ्थ का हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। ना हम सिक्स देख लेते हैं। सो काल कानन कुंडल मोड़ पखावर पे बनमाल विराजती, यहाँ पे हमें अलंकार बतानी है। सो यमक अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार, आप देख देखिए यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अभी हमने देखा कि जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, से उस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए तो उसके भिन्न भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक। सो यहाँ पे हमारा घ हो जाएगा यानी यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखो। काली घटा गमन घटा, यहाँ पे देखिए घटा घटा रिपीट हो रही है। सो काली घटा का गमन घटा डिफरेंट मीनिंग के साथ, तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा यानी ख। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ जड़ चेतन पदार्थों का मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अतिशोक्ति, मानवीकरण, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ना नीचे यहाँ पे सीन पैसेज दिए गए हैं, इसका वीडियो पॉज करके चाहें तो रीड कर सकते हैं। ना रसिया कौन से बार आया था, या ऊँट, घोड़ा, बैल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बैल होगा। ना दोनों बैल लड़की के हाथ क्यों चाटने लगे थे, क्योंकि उन्हें उस लड़की में आत्मीयता हो गई थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ना लड़की ने बैलों को भगाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उस घर में बैलों के नाकों में नाक डालने की योजना बन रही थी। घर में बैलों की नाक में नाक डालने की सलाह क्यों हो रही थी, क्योंकि ताकि उन्हें नियंत्रण में रखा जा सके। गद्यांश के किन दो बैलों की बात की जाए तो हीरा और मोती, इसके आंसर हो गए ना। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, फिर MCQs हैं। सालू सपने के पाठ में सारी मिली पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधी संभावित खतरों का नाम को बताया, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर यानी चौधरी चरण सिंह। ना प्रेमचंद का जूता क्यों फटा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पुराने के कारण, पावर करने के चलने के कारण, ठोकर मारने के कारण या कट जाने के कारण। तो ठोकर मारने के कारण हमारा आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे एक सीन पोएम आई है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये हमारी कैदी और कोकिला वाली पोएम है, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये इसके राइटर का नाम है, पोएट का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। सो आप चाहे तो देख सकते हैं, इस पोएम को भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अधरात्रि में कोयल की चीख कवि को क्या संदेश देती है। कैदियों को सचेष्ट करना, जेल से फरार होने की चेतावनी, दावानल की जवाले और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना। किस शासन की तुलना तम से की गई है, किस शासन की तुलना तम से की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वराज, विदेशी, ब्रिटिश या भारतीय शासन। तो यहाँ पे हमारा ब्रिटिश शासन हमारा आंसर हो जाएगा ना। कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, जैसे आपको शुरुआत में ही बताया। सो कोयल कब चीख उठती है, सुबह को, मध्याह्न को या अर्धरात्रि को। सो अर्धरात्रि को इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख ले, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आशंका, आक्रोश, आश्चर्य, निराशा। आशंका कवि की प्रतिक्रिया थी ना। यहाँ पे हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर देने MCQs है। सो कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, जो पक्ष पक्ष में पढ़ता है, जो दूसरे के हित की बात नहीं करता, जो पक्ष में पढ़ने की अपेक्षा निष्करों को ईश्वर की प्रेम करता है। तो इसका आंसर हमारा ग हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, गोपिया किस रंग का वस्त्र धारण करना चाहती है। रसकान के समय के आधार पर सही विकल्प चुनिए। गुलाबी रंग, नीले रंग, काले रंग या पीले रंग। सो पीले रंग हमारा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे वर्णात्मक प्रश्न है। सो यहाँ पे हमको आंसर्स देना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 25 to 30 वर्ड्स में हमें 11th क्वेश्चन का आंसर देना है और 12th का हमें 60 to 70 के आंसर देना है। सो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे तिब्बत में दंड कानून की क्या व्यवस्था थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ना। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सालिम अली से रिलेटेड चैप्टर है, तो यहाँ पे उसका आंसर है। सो
ये जो थर्ड क्वेश्चन है, स्नेह की आवश्यकता मनुष्य को ही नहीं पशुओं को भी दो बैलों कथा के बारे पर आधार बताइए। कि मतलब दोनों बैले अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे, जूरी भी उन्हें अपने बच्चों की तरह स्नेह करता था। इसको आप अपने हिसाब से आपको लिखना है और आपको टीचर अपने हिसाब से इस पर नंबर देंगे, जिस टाइप का आप लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम 4 देख लेते हैं। टीला सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है कैसे। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर हमें इसका आंसर देना है। हमारा यहाँ हो जाएगा टीला समाज व्यापक कुरीतियों की ओर संकेत करता है। यहाँ रूढ़िवादी विरोधी ताकतें भी हो सकती है जो मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। टीले रास्ते की रुकावट का प्रतीक है, माना जा सकता है। नवकिशोर ने ईश्वर भक्ति के विषय में किन धारणाओं का खंडन किया, किस बात पर बल दिया है। सो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। न कवियत्री घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। सो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हमें 60 to 70 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको इसको बढ़ा करके लिखना है। ये ओनली मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, डेट आपको हिंट मिल जाएगा। सो डैट आपको इस टाइप का आंसर्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे कवि ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है, इस कारण के सभी के आधार पर उत्तर दीजिए। ये उसका आंसर है। ये संकेत बिंदु टाइप से आप इसको ले सकते हैं ना। इसको आपको अपने वर्ड्स में 60 to 70 या 70 जितनी वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट बोली गई तो उसको आपको एक्सप्लेन करनी है। अब हम देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th हमने देख लिया, 13 देखेंगे। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 के दिए हुए हैं। हमने किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कवि है शिक्षा बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार इस दिशा में लेखक के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मेरी संख्या औरतें पाठ का आधार पर अपना उत्तर दीजिए। मेरी संख्या औरतें हैं, इस पाठ को मृदुला गर्ग ने लिखा हुआ है। मृदुला गर्गन जी ने इस पाठ को लिखा है, मेरे संग की औरतें। इस पाठ को एक बार आप रीड कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे। इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। डैट आपको ईजिली क्लैरिफाई हो जाएगा। आपको किस टाइप का आंसर यहाँ पे लिखना ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे। ये हमारे 13 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। 9 ग का हमारा आंसर यहाँ ये है होगा। हम यहाँ देख लेते हैं लेखन अभिव्यक्ति। ये हमारा राइटिंग पार्ट हो गया। अब यहाँ पे राइटिंग से ही रिलेटेड है। हमारा जो फर्स्ट है है अनुच्छेद। हमारा फर्स्ट अनुच्छेद में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार देखकर आप लिख सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पे संकेत बिंदु भी दी गई है बहुत सारी। आप इसके हिसाब से आप जितने वर्ड लिमिट है उसमें आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए जितना आपको वर्ड लिमिट दिया गया आप उसी में लिखें, डैट आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ना। उसके बाद आपको पत्र लिखना है। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक क्षेत्रीय वन अधिकारी को या बधाई पत्र लिखने हैं प्रथम आने पर मित्र को। नेक्स्ट आपको संवाद लिखना है। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन है, किसी 2 पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको लघु कथा लेखन। यहाँ पे आपको लघु कथा लेखन ये आपको भी लिखनी है। ये 4 है राइटिंग पार्ट्स में। इस सबको यार पत्र का फॉर्मेट ज़रूर देख लीजिएगा। और लघु कथा लेखन में आपको थोड़ी सी स्टोरी बना के दी गई होगी और ना उसको आपको कंटिन्यूसली आगे करना है। संवाद आप बना सकते हैं। अनुच्छेद एक बार देख सकते हैं किस पैटर्न में आपको अनुच्छेद लिखना रहता है। पत्र का फॉर्मेट देख लीजिएगा। संवाद आप लिख सकते हैं, ना लघु कथा लेखन आप भी लिख सकते हैं। इन दिस वे आपकी हिंदी की एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर आप कुछ हमने डिस्कस कर लिया है ना। आपकी थोड़ी सी तैयारी भी होगी ना। आपको ये भी पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।